यहाँ मीटिंग शेयर स्क्रीन शेयर करने की परमिशन नहीं दे रहा है। प्लीज यहाँ पर श्रुति जी यदि है। ओके, थैंक यू सो मच। This call is now taking notes. This call is now being transcribed. स्क्रीन विजिबल है? एक बार थम्स अप करके मुझे कंफर्म कर Yes, दें। ma'am. थैंक यू रूबी जी, श्वेता जी, स्वाति जी, मनोज जी। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे, ये हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद में आहार का किस तरह का प्रारूप है, क्या कॉन्सेप्ट है उनकी। तो इसके दौरान हमने देखे कि किस तरह का आहार आयुर्वेद में होना चाहिए। आहार के हिसाब से आयुर्वेद के हिसाब से आहार की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने देखी। और साथ में हमने ये देखा कि अगर आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो वहां पर पंच तत्व बैलेंस और त्रिदोष बार बार इन पर ही बात की जाती है। तो ये जो त्रिदोष होते हैं ये भी पंच तत्व से ही मिलके बनते हैं। कोई दो पंच तत्वों में से कोई दो तत्व आपस में मिलके किसी एक दोष को बनाता है। तो आज हम अभी ये देखेंगे कि ये जो त्रिदोष हैं ये एक्चुअली क्या हैं, कैसे बनते हैं और किस तरह से इनको बैलेंस में हम रख सकते हैं। तो जो ये त्रिदोष हैं ये इनके नाम क्या हैं? वात, पित्त और कफ। तो ये जो आयुर्वेद है वहां पर हमेशा ये बात की जाती है कि ये जो त्रिदोष हैं ये तीन फंडामेंटल लाइफ एनर्जीज हैं और जो कि पूरी लाइफ की एनर्जी को रन करती हैं, रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं और ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखती हैं। तो यहाँ पर जो तीन हमने दोष माने हैं वो वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखें, जो वात है ये वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं। वायु, अग्नि, जल, आकाश और यहाँ पर पृथ्वी। ठीक है। तो ये जो पांच तत्व हैं इनमें दो को कॉम्बाइन करके एक दोष बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि जो वायु और आकाश, ईथर और एयर, जब ये दो तत्व आपस में मिलते हैं तो ये कौन सा दोष बनाते हैं? वात। इसी तरह से जब फायर और वाटर ये दो मिलते हैं, जल और वायु, सॉरी, अग्नि और जल जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं कौन सा तत्व? पित्त। और उसी तरह से जो तीसरा तत्व होता है क्या होता है? वो कफ होता है। और जब जल और पृथ्वी दोनों आपस में मिलते हैं तो किस तत्व को बनाते हैं? कफ को बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो त्रिदोष हैं ये भी चूंकि पंच तत्व से ही बन रहे हैं। तो यदि हम एक बेसिकली देखें कि ह्यूमन बॉडी में यदि हम पंच तत्वों को बैलेंस करें तो ऑटोमेटिक त्रिदोष बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये भी किससे बन रहे हैं? पंच तत्वों से। और जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो हमारे त्रिदोष भी बैलेंस रहेंगे और बॉडी हेल्दी रहेगी। और जब ये असंतुलित होते हैं तो शरीर में बहुत सारे रोगों का कारण इनका असंतुलन होता है। तो अब ये जो तीन दोष हैं तो इसमें जो वात है, वात एनर्जी जो है वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कोई भी मूवमेंट के लिए। ये चूंकि वायु और आकाश तत्व से बनी है ना। इसमें ये ध्यान रखिए कि जो वात है वायु आकाश, जो पित्त है, पित्त में क्या होता है? गर्म होता है। तो अग्नि
और जल। और जो कफ है तो वो किस किस से मिलके बनेगी? कफ में जल और पृथ्वी। तो पित्त और कफ में क्या कौन सा फैक्टर कॉमन है, कौन सा तत्व कॉमन है? जल तत्व। जब जल अग्नि के साथ मिलेगा तो पित्त बना देगा, और जब पृथ्वी के साथ मिलेगा तो कफ बना देगा। तो यहाँ पर ये जो वात है ये किससे मिलके बनेगा? आकाश और वायु से। और ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो बहुत मूवमेंट होती हैं, जहां पर एयर स्पेस होते हैं, आकाश तत्व होता है जहां पर, वो सारी चीजें इसके थ्रू ही होती हैं। उसमें जितने भी ब्लड फ्लो होते हैं पूरी बॉडी में, जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें जो ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है, या ब्रेन में नर्व इम्पल्सेस होते हैं जो पूरे न्यूरॉन्स में दौड़ते हैं, या लिम्फ जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलर होता है। तो जो भी चीज मूवमेंट हो रही है उसके मूवमेंट की एनर्जी कहाँ से आती है? वात से। फिर दूसरा आता है पित्त। तो ये जो पित्त है ये ट्रांसफॉर्मेशंस है, एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पित्त कहाँ पर काम करता है? जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं उनकी जो फिजियोलॉजी सॉरी डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी होती है उस पर जो मुख्य रूप से काम करता है वो पित्त करता है। तो जैसे जैसे ही किसी व्यक्ति ने खाना खाया तो उसका जब पचना शुरू हुआ वहां से पित्त का काम शुरू हो जाता है, और वो भोजन जब तक एनर्जी में, ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक ये पित्त का काम चालू रहता है। तो जितना भी डाइजेशन फिजियोलॉजी है, जितनी भी मेटाबॉलिक फिजियोलॉजी है, ये सारी प्रोसेस, ये सारी फिजियोलॉजी किसकी प्रेजेंस में होती है? पित्त की प्रेजेंस में। अब फिर हम आते हैं कफ। तो कफ एक लुब्रिकेशन होता है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को, ये एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर है और स्टेबिलिटी है। तो ये एक आकृति प्रदान करता है और पूरे शरीर में एक स्थिरता देता है। तो इसमें जितनी भी बोन्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, स्किन है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। और चूंकि इसमें म्यूकस होता है, लुब्रिकेशन होता है, तो जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं जहां पर की लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है वहां सब पर कौन काम करता है? कफ काम करता है। अब इनका महत्व क्या है? तो ऐसा माना गया है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कि अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो तीन दोष हैं ये बैलेंस में रहे और इनका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जैसे ही ये तीनों दोष असंतुलित होंगे तो शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये असंतुलित कैसे होंगे? किसी फूड के कारण, या लाइफ स्टाइल के कारण, या किसी स्ट्रेस के कारण। तो ये सारी चीजें रीजन होती हैं इन दोषों में असंतुलन पैदा करने की। और जैसे ही इन दोषों में असंतुलन होता है वैसे ही शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अब इनको संतुलित हम कैसे रख सकते हैं त्रिदोष को? तो इनको संतुलित रखने का सबसे अच्छा एक तरीका है फूड, आहार। आहार एक कस्टमाइज पैकेज में बना के कि उस पर्टिकुलर पर्सन का कौन सा दोष किस तरह से है और उस हिसाब से उसको आहार दिए जाएं। ठीक है, जैसे वात दोष किसी को है तो गर्म नरम खाद्य पदार्थों से संतुलित होता है। अगर उसको ठंडे और ड्राई या कड़वे दिए जाएं तो ये वात बढ़ जाता है। तो उसका जो खाना है उसके जिस दोष को कम या ज्यादा, असंतुलित होना मतलब क्या, या तो कोई दोष कम हो गया है या ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस किस तरह से करें। यदि वो दोष कम हो गया है तो उसको ऐसे फूड दें कि जिससे वो दोष बढ़े, और यदि वो दोष बढ़ गया है तो उसको ऐसे फूड दें या ऐसे फूड अवॉइड करें जिससे वो बढ़ता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो बहुत जरूरी है कि वो किसके अकॉर्डिंग हो? उस पर्सन की बॉडी के त्रिदोष के अकॉर्डिंग हो कि उसके बैलेंस कैसा है, उसका रेशो कैसा है। फिर लाइफ स्टाइल, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत मैटर करती है, और लाइफ स्टाइल में आहार भी शामिल है कि जो आहार आप खा रहे हैं वो आप क्या खा रहे हैं,
कब खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, कैसी क्वालिटी का खा रहे हैं, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो आपकी लाइफ स्टाइल में आपके समय, आप किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, आपकी पूरी रूटीन क्या है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कितना स्ट्रेस लेके साथ में चलते हैं, आपकी बहुत सेडेटरी लाइफ स्टाइल तो नहीं है कि आप सारे दिन बैठे बैठे ही काम करते हैं। तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन सा दोष बढ़ेगा या कम होगा। अब ये हम त्रिगुण, पंच तत्व और त्रिदोष, इनको कोरिलेट अगर आपस में करें तो आकाश और वायु जो तत्व है वो मिलके वात बनाते हैं। और ये दोनों तत्वों में कौन से गुणों की प्रेजेंस होती है? सत और रज। आकाश में सत तत्व और वायु में रज तत्व। अब उसी तरह से हम आगे देखेंगे कि पित्त बनता है अग्नि और जल से। तो इन दोनों में, अग्नि में सत्व और रज दोनों गुण प्रेजेंस होते हैं, जल में सत्व और तम। वहीं जब कफ बनता है वो जल और पृथ्वी से बनता है। तो यहाँ पर जल में सत्व और तम प्रेजेंस होते हैं गुण, पृथ्वी में तम। तो अगर आप देखें कि यदि हम वात प्रधान जो मनुष्य हैं, वो उनमें कौन से तरह के त्रिगुण में से गुण होंगे, तो वो सत्व और रज गुण उनमें अधिक हो सकता है। फिर यदि पित्त प्रधान है तो उसमें सत्व, रज, तम तीनों में कोई भी प्रधान हो सकता है। डिपेंड करता है उनके संस्कार पर, उनके इमोशंस पर, उनकी थॉट प्रोसेस पर। और अगर कफ प्रधान है तो उसमें या तो सत्व होगा या तम होगा, रज नहीं होगा। तो इस तरह से ये गुणों को आइडेंटिफाई करके भी हम ये पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में कौन सा तत्व प्रधान है। अब ये जो गुण और दोष हैं, तो ये सत्व तत्व जब बढ़ा हुआ होता है तो ये त्रिदोष बैलेंस होते हैं। वहीं अगर रजस गुण बढ़ जाएगा तो वहां पर वात और पित्त एक्सेस में होंगे, अधिक होंगे। अगर तमस बढ़ जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि तमस में जो होता है वो कफ में जो होता है वो रजगुण होता ही नहीं है। तो वहां पर कौन सा तत्व, कौन सा दोष इनबैलेंस हो जाएगा? कफ। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर सत्गुण प्रधान व्यक्ति है तो उसके त्रिदोष बैलेंस रहेंगे, यदि तम गुण प्रधान है तो उसका कफ इम्बैलेंस रहेगा, और अगर रज गुण प्रधान है तो उसमें वात और पित्त एक्सेस में रहेंगे। अब हम आते हैं वात पे। तो वात किससे मिलके बना है? आकाश और वायु को तत्व के मिलने पर कौन सा तत्व बन रहा है? वात तत्व बन रहा है। अब ये जो वात तत्व है ये एक प्रकार की एनर्जी है, और ये क्या करता है? मूवमेंट्स करता दीदी है। थोड़ा सा पीछे वाला देखना है। ठीक है, आगे करूं? दीदी पीछे वाला थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसके और पीछे वाला, हाँ जी। ये लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं वात दोष की तरफ। तो जो वात दोष है ये एक तरह की एनर्जी है, और ये एनर्जी किससे बनी होती है? वायु और आकाश तत्व से। और जितनी भी शरीर में मूवमेंट वाली चीजें हैं उन सब पर किसके इफेक्ट से होती हैं? वात के इफेक्ट से। इसको आप एनर्जी ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो जैसे ब्रीदिंग करना, ब्लड सर्कुलेशन बनना, थॉट्स प्रोसेस को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड होती हैं? वात पर। तो जो एक होलिस्टिक हेल्थ है उसके लिए वात को संतुलित बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये असंतुलित होगा तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी, ड्राई स्किन, इंसोमिया, डाइजेशन प्रॉब्लम, ये सब का कारण होता है वात को बैलेंस ना होना। और जब वात बैलेंस नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? जो ड्राई है, कोल्ड है, रॉ मटेरियल है, इन चीजों को अपने आहार में कम यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जो ड्राई स्किन, आप सभी को मालूम है कि उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा,
इंसोमिया शायद किसी के लिए नया वर्ड हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में क्या क्या आ जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, वुलेरिया, एनारोक्सा नर्वोसा, फिर उसके बाद में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाएंगी। इंसोमिया वर्ड से जो परिचित नहीं होंगे, तो इंसोमिया एक टाइप की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आती है तो उसकी बॉडी, क्योंकि जितनी भी ह्यूमन बॉडी में हिलअप होते हैं, रिपेयर्स होते हैं, जितनी भी ये प्रोसेस होती है हीलिंग और रिपेयरिंग की, वो व्यक्ति के सोते समय ही होती है। तो जब उसको नींद नहीं आती है तो ये प्रोसेस स्लो हो जाती है और उसका रेजिस्टेंस पावर भी कम हो जाता है, मतलब इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है और वो बहुत जल्दी बीमारियों से ग्रसित होता है। अब ये जो बात है, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसका कंपोजिशन में क्या क्या है, एक तो आकाश है और दूसरा वायु है। इसका कार्य क्या है कि ये जितने भी मूवमेंट्स वाली चीजें हैं बॉडी में उनको कंट्रोल करता है, मतलब ये एनर्जी ऑफ मूवमेंट है। और इसका एसोसिएशन किन क्वालिटी के साथ है कि ये लाइट, ड्राई, कोल्ड और मोबाइल है। और इसके जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, मेंटल जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये क्रिएटिव होता है, इसमें बहुत स्पीड होती है, एंथिज्म होता है और एक टेंडेंसी फॉर क्विक थिंकिंग, बहुत जल्दी सोचने का एक इनमें पावर रहता है। तो ये सारी जो वात प्रधान होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। अब ये जब असंतुलित होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर फिजिकली देखें तो स्किन ड्राई होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठंड अधिक लगेगी, बहुत अधिक रेस्टलेसनेस लगेगा और सोने में डिफिकल्टी होगी, नींद नहीं आएगी, मतलब इंसोमिया। और मानसिक रूप से उसमें क्या क्या सिम्टम होंगे कि वो हमेशा एंजाइटी, चिंता में रहेगा, हमेशा उसके थॉट्स बिखरे हुए रहेंगे, कहीं भी एक जगह पर फोकस नहीं होंगे, उसको हमेशा घबराहट लगेगी, नर्वसनेस लगेगी। तो ये सारी चीजें उसकी मेंटल प्रॉब्लम उसको हो सकती हैं। अब इसको हम बैलेंस करें कैसे, ये तो हमने समझ लिया। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो डाइट पर जाएंगे। डाइट में क्या होना चाहिए, गर्म और पका हुआ खाना होना चाहिए और थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए, उसमें पौष्टिक खाना होना चाहिए, सूप, पकी हुई सब्जियां, घी, ये सारी चीजें इसकी डाइट में शामिल होना चाहिए। किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, कच्ची कच्ची चीजें, ठंडी चीजें, सूखे या बहुत हल्के खाद्य पदार्थ जैसे सलाद, क्रैकर्स, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर उनकी लाइफ स्टाइल या रूटीन कैसी होनी चाहिए कि एक रेगुलर डेली उनकी रूटीन होना चाहिए, क्योंकि अ, अगर एक रेगुलर टाइम पर वो करते हैं और वो प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम, प्लीज माइक म्यूट कर लो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जिनमें वात बैलेंस नहीं होता है, रहता है, उनको इंसोमिया की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब नींद ना आना। तो ये बहुत जरूरी है ध्यान देना उनकी डेली रूटीन में कि उनकी 6 से 8 घंटे की नींद हो। उनको योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीजें करना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम देखें कि जिनको एक्सेस वात है उन्हें क्या क्या करना चाहिए। जो हेल्दी फैट है उसको कंज्यूम करें। हेल्दी फैट कौन सा है, इंक्रीज हेल्दी फैट मतलब अनसैचुरेटेड फैट, उसको ज्यादा कंज्यूम करें, उनमें स्टेबिलिटी हो, रेस्ट प्रॉपर लें और वो कोल्ड से दूर रहें। अब इसके जब बैलेंस होता है बात, तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रॉपर मिलता है, मतलब जो पोषण तत्व होते हैं वो प्रॉपर मिलते हैं, तो वो सेल हेल्दी होती है। ये मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करता है, मेंटल क्लियरिटी रहती है, फोकस्ड माइंड रहता है और ये बहुत अच्छी आराम की स्थिति, मतलब नींद लाने में भी सहायक होता है यदि संतुलित वात है तो इस तरह से ये संतुलित बैलेंस्ड वात के बेनिफिट होते हैं।
अब हम आते हैं पित्त पर। तो जो पित्त है ये दूसरा दोष है, और ये किस किस से मिलके बना है? 3 दोषों में ये एक है, और ये किससे मिलके बना है? यहाँ पे चूंकि पित्त है तो अग्नि तो होगी ही, और कफ हमेशा पृथ्वी से होता है, तो यहाँ पे दूसरा तत्व क्या होगा? जल। तो ये अग्नि और जल दो पंच महाभूतों में से इन 2 तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है। और ये किससे रिलेटेड होता है? पित्त मतलब इसको फायर भी बोलते हैं, तो ये जठर अग्नि या पाचन अग्नि इससे रिलेटेड होता है। तो जब बैलेंस पित्त होता है, तो जिस व्यक्ति का पित्त बहुत बैलेंस होता है उसका डाइजेशन पावर बहुत अच्छा होता है। और आपने ये देखा होगा कि ऐसा कहा जाता है कि 80% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, या 80% बीमारियों की जड़ पेट होता है। तो जब पेट अच्छा होता है, डाइजेशन प्रॉपर होता है, तो उन बीमारियों से वो व्यक्ति बचा हुआ रहता है। लेकिन जब ये असंतुलित हो जाता है तो एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इरिटेशन, कई बार स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती हैं, और बहुत अधिक इरिटेट होते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति के पित्त को संतुलित करें, और उससे उनको क्या करना चाहिए? ठंडे कड़वे खाद्य पदार्थ खाना, मसालेदार, तले हुए और प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर इम्बैलेंस पित्त दोष के सिम्टम बताए हैं कि वो क्या क्या होते हैं? मेंटल और फिजिकल। एसिड रिफ्लेक्स होना, स्किन में एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होना, हॉट फ्लैशेस आना, फिर उसके बाद में आंखों में इरिटेशन होना, माइग्रेन हॉट होना, प्लेसेस ये सारे मतलब बीच में हॉट प्लेसेस मतलब मैं बताती हूँ। सॉरी वो इससे से रिलेटेड है जी। हॉट फ्लैशेस का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जब हार्मोनल चेंज होते हैं, ये हॉट फ्लैशेस अक्सर मेनोपॉज के समय के बाद से आते हैं। तो हॉट फ्लैशेस में क्या होता है कि अचानक से इतनी गर्मी लगती है कि आप पसीने से तरबतर हो जाते हैं, और चूंकि पसीना आ जाता है तो थोड़ी सी देर में आपको जस्ट उसके विपरीत ठंड लगने लगती है, तेज। तो ऐसे जो जिनको प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम अक्सर मेनोपॉज के बाद लेडीज को होती है, जबकि बहुत एक बड़े पैमाने पे हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जो मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या क्या होंगी? वो शॉर्ट टेम्पर होगा, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, उसमें पेशेंस नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी ही अपनी सहन शक्ति को, धैर्य को खो देगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं उसमें चेंज होंगी, उसकी स्लीप भी इफेक्टेड होगी। अब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं बैलेंस पित्त दोष के, वो क्या है? अगर ये बैलेंस है तो चूंकि पित्त किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सारी मेटाबॉलिक एक्शंस के लिए और डाइजेशन के लिए। तो 100% की जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। जब ये दोनों अच्छे होंगे तो हर एक सेल को प्रॉपर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, और हर एक सेल को जब पोषण बहुत अच्छा मिलेगा तो पूरी बॉडी बहुत अच्छी होगी। ब्रेन को जब प्रॉपर, ब्रेन में प्रॉपर सर्कुलेशन रहेगा और न्यूरॉन्स को प्रॉपर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, तो 100% जो ब्रेन है वो बहुत स्ट्रांग होगा, शार्प, इंटेलिजेंट होगा वो। अब जब ब्रेन बहुत अच्छा है और आईक्यू बहुत अच्छा है, तो 100% उसमें विल पावर भी होगा, उसमें क्लियरिटी भी होगी, वो बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होगा, उसमें लीडरशिप के भी गुण होंगे। तो ये सारी चीजें, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, वो बहुत क्रिएटिव होगा, तो ये सारी चीजें उसकी खासियत रहेंगी। अब जब ये इम्बैलेंस होता है पित्त पित्त दोष, तब क्या क्या होता है? अगर फिजिकल लेवल पर देखें तो इन्फ्लेमेशंस होते हैं, मतलब सूजन आती है। अब चूंकि ये डाइजेशन से रिलेटेड है, तो डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी, हार्ट बर्न, डायरिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इन कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि उसमें रैशेस आ जाते हैं, और
हॉट फ्लैशेस मतलब एक्सेस बॉडी हीट की भी इसमें प्रॉब्लम होती है। मेंटल लेवल पर यदि हम देखें तो वो व्यक्ति हमेशा, चूंकि उसका अग्नि तत्व बढ़ गया है, तो वो हमेशा क्या इरिटेट होता रहेगा। कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक यदि इरिटेट हो रहा है तो ये आप अंडरस्टैंड रखिए कि उसका अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, उसमें बहुत सहनशीलता नहीं रहेगी, बहुत जल्दी वो इम्पेशेंस हो जाएगा। और जो बहुत अधिक वो हर चीज में परफेक्शन चाहेगा, बहुत क्रिटिसाइज करने में बहुत अधिक मतलब जिसको तीखी आलोचना कहते हैं कि बहुत अधिक शार्प उसको किसी को भी क्रिटिसाइज करेगा। तो इस तरह के ये मेंटल और इमोशनल उसमें चेंजेस आएंगे। और सेंसरी वो किसके लिए होगा? लाइट के लिए। उसकी आंखें जो हैं लाइट और रेड, दो कलर्स के लिए वो सेंसिटिव होगा, और उसकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी रेडिश हो जाएंगी। जो वाइट होती हैं वो स्लाइडली ब्लड शूट आईज हो जाएंगी, मतलब रेड दिखने लगेंगी। जैसे जब बहुत क्रोध आता तो किसी की आंख दिखती ना लाल, वैसी वाली। अब इनको बैलेंस करें कैसे? तो सबसे पहले डाइट है कि जो भी चूंकि इसमें अग्नि तत्व बढ़ रहा है, तो अग्नि तत्व का अपोजिट क्या होगा? ठंडा। अग्नि तत्व गर्म है, तो इसमें जितने भी बहुत ठंडे हैं, हाइड्रेट हैं, ऐसे वाले फूड इंटेक लें। स्वीट फ्रूट लें, कुकुम्बर जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, या कोकोनट वाटर, इस टाइप की चीजें लें, तो ये पित्त दोष को संतुलित करेगा। और किन खाद्य पदार्थों को अवॉइड करें? जो बहुत ही तीखे हैं, बहुत ड्राइड हैं, तले हुए हैं, डीप फ्राई हैं, बहुत अधिक नमकीन पदार्थ हैं, और बहुत अधिक जो प्रोसेस्ड हैं। मतलब अगर पित्त बढ़ रहा है तो जितने भी पैकेड फूड होते हैं कि जो बहुत अधिक प्रोसेस्ड होते हैं, उनका सेवन बंद कर देना चाहिए। फिर रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए कि एक हेल्दी आइडियल लाइफ स्टाइल हो जो कि पित्त दोष को बैलेंस करे। और कुछ ऐसे हर्ब्स और जड़ी बूटियां, हर्ब्स या जड़ी बूटियां आते हैं जो कि बॉडी को कूल रखते हैं, जैसे कि मिंट है, हरा धनिया है, तो ये हर्ब्स को भी यूज किया जा सकता है। अब लास्ट हम आते हैं कफ पर। ये हमारा तीसरा दोष है, और ये किससे मिलके बनता है? अर्थ और वाटर, जल और पृथ्वी तत्व। तो ये तीन दोषों में से एक है, और ये पृथ्वी और जल से मिलके बना है। ये कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी है। मतलब ये शरीर को एक स्ट्रक्चर, एक संरचना प्रदान करता है और उसमें स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी में, उसमें जो भी लुब्रिकेशंस होता है वो कफ ही प्रदान करता है। तो ये जो कफ होता है, जब वो बैलेंस होता है तो ये बहुत अधिक पेशेंस की, स्ट्रांग होता है, स्टेबिलिटी, ऐसे गुणों को जन्म देता है। और जब ये अधिक होता है तो वो बहुत सुस्त होगा व्यक्ति, उसका वजन बढ़ने लगेगा, और वो बहुत लेजी हो जाएगा, आलस से भरा रहेगा। ये सारी चीजें उस व्यक्ति में प्रधान हो जाएंगी। अब इस दोष के क्या कैरेक्टर हैं कि जब ये संतुलित होगा तो व्यक्ति में स्ट्रेंथ होगी, पेशेंस होगा, कंपैशन होगा, मतलब उसमें बहुत करुणा, मैत्री, मुदिता, ये सारी चीजें, उपेक्षा, ये चारों गुण उसमें डेवलप होंगे। और फिर उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, वो बहुत शांत, काम एंड कूल रहेगा। फिर उसकी जो सहन शक्ति है वो बहुत अच्छी रहेगी। उसकी फिजिकल बॉडी एक बहुत अच्छी स्टेमिना और स्ट्रेंथ के साथ रहेगी। मेमोरी उसकी बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहेगी। अब जब ये आउट ऑफ बैलेंस होगा या इम्बैलेंस होगा, तो कफ के इम्बैलेंस से क्या क्या होगा? बहुत लेथार्जिक फील करेगा व्यक्ति, उसको ऐसा लगेगा कि पूरे समय एक लेजी लग रहे हैं, सुस्ती लग रही, आलस लग रहा है, और हमेशा उसको नींद ही आती रहेगी। उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि आंखें नींद से भरी हुई हैं और बस सो जाएं। तो ये सारी चीजें रहेंगी। फिर उसका वजन बढ़ने लगेगा, फैट उसकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा। इमोशनल उसको बहुत डलनेस, सुस्ती लगेगी, वो हर चीज से अलगाव चाहेगा,
बाहर नहीं जाना चाहेगा, घर से दोस्तों से मिलना नहीं चाहेगा, एक उदासीनता हर चीज के प्रति हो जाएगी। साथ ही उसको नौशिया या एक्सेस सलाइवेशन मतलब चक्कर आना या मुंह में सलाइवा लार का बहुत अधिक बनने लगना और भूख न लगना, ये सारी चीजें उसमें डेवलप होंगी। ये लक्षण है जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि कौन सा दोष की स्थिति किसी के शरीर में क्या है। अब इनको हम, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल इम्बैलेंस हो गया है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहला तो वही है डाइट पर कंट्रोल। तो कफ में पृथ्वी और जल तत्व है, तो इसमें कौन से जो तत्व हैं, पृथ्वी चूंकि भार का प्रतीक होती है, तो यहाँ पर हमको जितने भी भारी हैं, ऑयली हैं, ठंडे हैं, बहुत मीठे पदार्थ हैं, स्वीट्स हैं, उनको कम करना है। ठीक है। फिर बहुत अधिक डेयरी प्रोडक्ट होते हैं या जो बहुत डीप फ्राई हैं या जिसमें बहुत अधिक एक्सेस शुगर है या ओवर ईटिंग है, तो ये सारी चीजों को कम करना है। और यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है कि रात में हैवी डाइट लेने से बचना है। अब इसके बाद हल्के सूखे खाद्य पदार्थ या तीखे, कड़वे, कसेले, ये वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, इनको हमें ज्यादा लेना है, इन पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब इसमें लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए कि चूंकि इसमें फैट डिपॉजिट होता है तो रेगुलर एक्सरसाइज करें और फिर जो उसमें कार्डिक भी करें, उसमें वेट रेजिस्टेंस भी एक्सरसाइज करें। तो वहां पर जिनको कफ प्रधान व्यक्ति हैं, तो जब एक ट्रेनर या एक योगा इंस्ट्रक्टर उनको एक्सरसाइज कराता है तो उनको वो कौन सी एक्सरसाइज कराएगा? बॉडी के जिस पार्ट में फैट का एक्सेस डिपॉजिट है उस पोर्शन को देख के वो पर्टिकुलर वहां की एक्सरसाइज कराएगा। प्लस हार्ट रिस्क कम हो इसके लिए वो कार्डिक एक्सरसाइज कराएगा। वेट चूंकि बड़ा होगा इसलिए वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कराएगा। फिर इसमें बहुत सारी एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा, ये सारी चीजें शामिल करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट, मूवेबल मोशन में रहें। स्टे एक जगह बैठे रहना या एक जगह लेटे रहना, इन चीजों को अवॉइड करें। अब माइंडफुलनेस, तो यहाँ पर इनके कफ के लिए बहुत जरूरी कि माइंडफुलनेस मतलब जब खाना खाएं तो आपका पूरा ध्यान आप फिजिकल, मेंटल दोनों ही लेवल पर खाने से ही जुड़े हुए हों और पूरी अवेयरनेस के साथ वो खाना खाएं। नींद बहुत अच्छी लें, हाइजीन का ध्यान रखें और जो इसमें मोस्टली क्या होता है ना, व्यक्ति अलगाव की भी स्थिति एक महसूस करता है। तो यहाँ पर कोशिश करना चाहिए कि अकेले में जो समय बिता रहे हैं उसको कम बिताएं, बजाय कि दूसरों के साथ अपने आप को एंगेज करें और अलगाव का जो भाव है वो अपने अंदर पैदा ना होने दें। तो इस तरह से ये आज हमने त्रिदोष यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद टेस्ट आएंगे, 6 टेस्ट जो होते हैं। हालांकि ये भी काफी बड़ा है, आई थिंक नेक्स्ट में ही लेते हैं। 2-3 ही स्लाइड है, ले लें क्या इसको, टेस्ट को, है ना? ये और ले लेते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो पूरा आहार होता है उसमें 6 तरह के टेस्ट बताए गए हैं। खट्टा, मीठा, तीखा, कसेला, कड़वा और नमकीन। तो ये 6 टेस्ट उसमें बताए गए हैं। और ये जो 6 टेस्ट होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इन 3 जो दोष हैं उनको संतुलित रखने के लिए या हमको अपने आहार को बैलेंस डाइट बनाने के लिए ये 6 जो स्वाद हैं उनके खाने का होना भोजन में आवश्यक है। तो ये जो प्रत्येक स्वाद है ये पंच तत्वों से बना होता है। हर एक स्वाद जो है वो किसी एक तत्व से बना होता है और होलिस्टिक के लिए, और चूंकि 5 तत्व बैलेंस रहेंगे तो ऑटोमेटिक त्रिदोष भी बैलेंस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है, आप देखें जो स्वीट है
वो अर्थ और वाटर से बनता है। नमकीन जो है वो अर्थ और फायर से बनता है। सॉरी, खट्टा सॉर नमकीन जो है वो फायर और वाटर से बनता है। और जो कटु होता है वो एयर और फायर से बनता है। तीखा जो होता है वो एयर और अर्थ से बनता है। और जो कसेला होता है वो एयर और अर्थ से बनता है। तो यहाँ पर ये जो स्वाद हैं वो भी 5 तत्वों के ही मिलन से बनते हैं। उनमें से कोई तत्व आपस में 2 तत्व मिलके बनाते हैं। और जो यहाँ पर ये किस तरह से किस दोष को बढ़ाते घटाते ये भी दिया है कि अगर स्वीट हम लेते हैं, मीठा लेते हैं, तो ये वात को कम करता है, पित्त को कम करता है, कफ को बढ़ाता है। यदि हम खट्टा लेते हैं तो ये वात को कम करता है, पित्त को बढ़ा देता है और कफ को बढ़ा देता है। यदि हम नमकीन लेते हैं तो ये वात कम करता है, पित्त कफ को बढ़ाता है। यदि हम कटु लेते हैं तो ये वात पित्त को बढ़ाता है लेकिन कफ को कम करता है। यदि तीखा लेते हैं, तिक्त बोलते हैं इसको एक्चुअली, या कड़वा, तो ये वात को बढ़ाता है, बाकी पित्त और कफ को कम करता है। और यदि हम कसेला या कसाय लेते हैं तो ये भी वात को बढ़ाता है और पित्त और कफ को कम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग डाइट को प्लान किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो 6 स्वाद हैं, तो उसमें जो स्वीट है, मधुर है, वो मिट्टी और पानी से बना है। ये फ्रेशनेस देता है, रिजुविनेट करता है, एनर्जी देता है, और ये पित्त और वात दोनों को बैलेंस करता है लेकिन कफ को इंक्रीज करता है। फिर सौर या नमकीन, सॉरी पहले खट्टा है, तो खट्टा या अम्ला या सौर, तो ये जो है ये अर्थ और फायर से मिलके बनता है और ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, पित्त और कफ को इंक्रीज करता है और वात को डिक्रीज करता है। अगर हम सॉल्टी या तीखा लेते हैं तो ये किससे बना है? पानी और फायर से। ये जितने भी फ्लूइड होते हैं उनको बैलेंस करता है, ये पित्त और कफ को इंक्रीज करता है और वात को कम करता है। फिर क्या, कटु अगर हम लेते हैं तो ये फायर और एयर से मिलके बने हैं। ये मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है, वात पित्त को इंक्रीज करता है और कफ को डिक्रीज करता है। अगर हम तिक्त लेते हैं तो ये एयर और अर्थ, एयर और ईथर मतलब आकाश और वायु से मिलके बना है। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और ये जितने भी इन्फ्लेमेशंस होते हैं उनको रिड्यूस करता है, वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ को कम करता है। और जो छठवा है वो कसेला है, तो ये एयर और अर्थ मतलब वायु और पृथ्वी से मिलके बना है। ये ड्राइनेस देता है, टाइटनेस देता है, कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोक देता है। ये वात को इंक्रीज करता है, पित्त और कफ को डिक्रीज करता है। तो ये 6 पूरे जो स्वाद हैं उनका अपना अपना यहाँ पर महत्व बताया गया है। अब हम डाइजेशन सिस्टम जो है वो नेक्स्ट इसमें लेते हैं। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड रेस कर लें। जी सरिता जी। ओम वरम नमः दीदी। जैसे जैसे बताते 3 प्रकृति में से 2 प्रकृति होती है व्यक्ति के अंदर, है ना? तो अब जैसे कोई चीज लेते हैं तो बात को तो फायदा बढ़ा रही है और पित्त को कम कर रही है,
तो फिर देखिए मैं आपको बताऊं, किसी भी व्यक्ति में दो प्रवृत्ति नहीं, तीनों गुण ही रहते हैं। अच्छा अगर तीनों गुण रहेंगे नहीं तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। बैलेंस तो तभी कर पाएंगे जब वो रहते हैं। तो रहते तीनों गुण है, मान लीजिए इमेजिनरी नंबर लेते हैं कि उनको 2:2:2 रहना चाहिए, है ना। सबको दो दो के नंबर में रहना चाहिए। अब मान लीजिए खाने पीने में कुछ चीजें ऐसे गड़बड़ हुई या लाइफ स्टाइल में ऐसे गड़बड़ हुई कि कफ बढ़ गया, तो जहां पर 2:2:2 रहना चाहिए तो वो 2:4 हो गया। तो वो जो एक तत्व बढ़ गया वो आपके शरीर को फिजिकल मेंटल दोनों लेवल पर आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो चार्ट बताया है वो इसलिए बताया है कि आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का कौन सा तत्व बढ़ा हुआ, और अगर वो तत्व बढ़ा है तो उसको हम कम कैसे करें। ठीक है, दीदी सॉल्टी में अगर हम सेंधा नमक कंज्यूम कर रहे हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस तो आयोडीन सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? या फिर आयोडीन हमको और भी चीजों से मिल जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप दूसरे सोर्स से आयोडीन ले रहे हैं तो ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लाइक व्हाट दीदी, क्या इंक्लूड करना चाहिए इसके लिए? आयोडीन आपको जैसे जितने भी ये जैसे पत्ता गोभी होती है, ब्रोकोली होती है, फूल गोभी होती है, बैगन होती है, इन सब चीजों में आयोडीन रहता है कुछ ना कुछ मात्रा में। ठीक है, चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? या कोई कुछ कहना चाहता? पद्मश्री जी। हाँ दीदी, वो मरम नमा दीदी, जब पित्त बढ़ता है तब कब भी बढ़ता है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने सुना था पित्त बढ़ने के बाद उसको बैलेंस करने के लिए कब भी बढ़ता है। देखिए, ये हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो एक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि 100% परफेक्ट एक मशीन है। तो उसके अंदर अपने आप को हील करने के बहुत सारे पावर हैं। तो उस सेंस में आप जो बोल रहे हैं वो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का पित्त बढ़ गया है तो कब बढ़ेगा, जिससे पित्त धीरे धीरे शांत होकर बैलेंस हो जाए। लेकिन सपोज यदि उसका पित्त बढ़ा है और उसकी लाइफ स्टाइल या उसकी जो डाइट है वो इस तरह की है कि वो पित्त को ही बढ़ा रही है, तो शरीर कितना ही कब बढ़ाएगा, है ना। तो बॉडी अपनी हीलिंग खुद करता है प्रोसेस, लेकिन वहां बहुत जरूरी ये होता है कि हमको भी बाहर से सपोर्ट करना पड़ता है। और हम बाहर से उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अपने डाइट को चेंज करके, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपने मेंटल जो भी आपके चैलेंजेस हैं मेंटल फिजिकल, उनको चेंज करके, ये सारी चीजें करके हम अपनी जो दोष हैं इनको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, और किसी का है क्या क्वेश्चन? जी मंजू जी, आप म्यूट पे हैं मंजू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जैस्मिन दीदी, जैस्मिन, ये आपने यूनिट 3 में से पढ़ाया ना हमें आज? जी हाँ, अभी आपका पूरा आयुर्वेदिक एंड फूड कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, प्रिंसिपल्स। वही चल रहा है। 4 में भी है ना, कब बैलेंसिंग डाइट और वो सब, वात पित्त का 4 में भी है। तो देखिए चीजें तो वही कंप्यूटर तो रहेंगी, जाता है। चीजें टॉपिक्स तो वही वही है ना। रहेंगी। अच्छा है आपका रिपीट हो गया, है टॉपिक्स ना। वही है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। आप स्टार्टिंग में बता दिया करिए कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हैं, क्या एक है। ही चल रही है अभी, बस लास्ट यूनिट है ये, जो यूनिट है आयुर्वेद और फूड मेरे ओके, पास में। थैंक यू, थैंक यू। तो अब जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं आप मेरे साथ वही यूनिट पढ़ रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। पद्मश्री जी, आप कुछ और भी पूछना चाह हाँ रही हैं क्या? पूछना जी था, हाँ बोलिए। मुझे पूछना था कि पित्त में लिपि वेजिकल या आयुर्वेद में लिपि वेजिकल खाना मना करते हैं, तो वो किस लिए मना करते हैं?
मुझे क्लियर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, एक मिनट, मैं रिपीट वीडियो करें। बंद करके बात करती हूँ। जी मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है। ठीक ठीक है ठीक है। आयुर्वेद में ना लीफी वेजिटेबल को मना करते हैं, तो किस चीज के लिए मना करते हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए? मैं नहीं समझ पा रही किस चीज के लिए बोल रहे हैं आप मना, किसी और को समझ आ रहा है क्या बोलने का? दीदी वो बोल रही है कि लीफी आयुर्वेद वेजिटेबल्स में मैम। हरी पत्तेदार सब्जियों को मना करते हैं खाने के लिए, तो क्यों मना करते हैं? ऐसे ले लेते। एक्चुअली वो पर्टिकुलर सीजन वाइज हो सकता है ना, कि जो जैसे बारिश में पत्तीदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। और प्रेजेंट में आयुर्वेद में इसलिए मना करते हैं कि बहुत अधिक पेस्टिसाइड्स वगैरह होने के कारण पत्तियों में अधिक इफेक्ट होता है। लेकिन वही आयुर्वेद जैसे अश्वगंधा है, बहुत सारी ऐसी पत्तियों को एज ए हर्ब यूज करता है। तो ऐसा नहीं है कि पत्तियां खाना मना है, वो सीजनल मना है। नहीं, बहुत, मैं यहाँ पूना में रहती हूँ ना, तो बहुत सारे पूना में है ना आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो वो ये औषधि वाली पत्तियां अलग होती है, और जो हम सब्जी में पत्तियां लेते हैं ना, उसको मना करते हैं। देखिए, जो हम प्राचीन उसमें जाए तो उसमें तो नहीं मना करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जाए तो ये हो सकता है कि जो पत्तेदार सब्जी होती है, चूंकि आजकल बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड यूज किया जाता है और पत्तेदार सब्जियों में कीड़े अधिक लगते हैं, तो इसलिए उसमें अधिक पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है। तो शायद उस टॉक्सिन से बचाने के लिए कि वो सबको इतना समझाए, इससे अच्छा मना कर दें कि ये आपको नहीं लेना है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि यदि हम प्राचीन में जाते हैं तो उसमें तो वो अलाउ करते हैं। तो प्रेजेंट का जो सिनारियो है कि जैसे ज्यादातर आप देखिए जो ये भाजी या लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ये अक्सर नाले के आसपास की जमीन में लगे रहते हैं, उसी के पानी से उसकी सिंचाई होती रहती है। और अब चूंकि उसमें कीड़े ना तो बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड रहता है, तो हर तरह से वो कंटेमिनेटेड है, तो शायद इसलिए वो मना करते हैं। तो में शायद सोडियम और पोटेशियम का कुछ होता है, इस कारण वो बोलते हैं कि वो पहले से खाने। वो भी पूछा कि इस कारण आप मना करते हो क्या, तो उन्होंने बोला कि सोडियम और पोटेशियम होता है, तो उससे अपने बॉडी पे बैड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग ओपिनियन आ गए। तो लेकिन सोडियम कंफ्यूजन है पोटेशियम कि तो हमारी बॉडी के लिए एक जरूरी मिनरल्स है ना, हाँ, तो आपके वो मुझे मसल्स कंफ्यूजन मूवमेंट ही ही मुझे। उसी से होते हैं। यदि सोडियम पोटेशियम आपकी बॉडी से हटा दिया जाए ना तो आपका मसल्स मूव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मसल्स में एक मोशन होता है ना कि एक तरफ से मसल्स छोटी हो रही, एक तरफ से खिंच रही है। जैसे इस उंगली को मैंने यहाँ किया तो ये मसल्स छोटी हुई, ये खींची, तभी ये मूवमेंट हुआ ना। तो ये सब सोडियम पोटेशियम से ही मैनेज होता है ना। एक्शन पोटेंशियल का जो पावर बॉडी में होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सोडियम पोटेशियम ही होता है। ये छोटे पौधों की पत्तियों की खाने की ज्यादा मना होती है, बड़े पेड़ की पत्तियां जैसे मीठा नीम वगैरह तो अलग रहता है। हाँ, यहाँ पे हम वही जो लीफी वाले होते हैं ना, जिनको हम भाजी कहते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। और बहुत से कॉन्सेप्ट समय के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट हर सिनारियो में वही बेस्ट हो। जैसे अभी हम मिल्क का ही लें, तो जब हर घर में गाय पाली जाती थी, सबके अपने घर का अपना दूध होता था, वो बेस्ट एक डाइट थी। आज के सिनारियो में लें तो वो बेस्ट डाइट में नहीं आएगी, क्योंकि इतना एक हिंसात्मक तरीके से प्रोडक्शन होता है, फिर उसमें ऑक्सीटोसिन वगैरह के जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो केमिकली भी वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। तो यदि आज हम सोचें कि दूध एक बहुत हेल्दी चीज है, तो वो नहीं होगी। आज जो बच्चों की बहुत फास्ट ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी ये एक हैबिट है कि हम बच्चों को दूध देते हैं, है ना, कि भाई दूध पियो। अब दूध में ऑक्सीटोसिन लगा हुआ दूध है, तो कुछ ना कुछ अगर उस गाय या भैंस या आप जिसका भी दूध ले रहे हैं, सपोज उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया है, तो उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो उस दूध में भी आएगी। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। जैसे आप लौकी के एक छोटे से ऐसे
सब्जी जब लौकी छोटी सी उसमें एक ऑक्सीटोसिन लगा दो तो दूसरे दिन वो पूरी बड़ी नजर आएगी। तो जब वो रोज रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीटोसिन जाता है तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी भी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, समय के पहले उसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिल्क भी होता है। रिचा जी नाम है ना? हाँ दीदी ये पूछना था कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, जैसे स्पिनच है सॉरी, उसमें जैसे टमाटोज और थोड़ा सा नींबू और कुकुम्बर डाल के यूज कर सकते हैं, मतलब फॉर अ नॉर्मल पर्सन। बट अगर मेडिकेटेड है तब तो उसको ब्लेंच करके ही बोलते हैं। तो क्या हम इस तरीके से ले सकते हैं सीजन के हिसाब से? वैसे ऐसा बोलते हैं कि इसको नमक पानी से थोड़ा धुल लें तो उसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर कोई ऐसे पैरासाइट्स हैं या कोई पेस्टिसाइड्स के उसमें एलिमेंट्स हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि उसको नमक पानी से बहुत अच्छी तरह धुल के और फिर उसको आप खा सकते हैं। लेकिन जब हमने त्रिदोष है तो इसमें जो पहला दोष था हमारा वात, उसमें ये भी पड़ा था कि कच्ची चीजें नहीं खाए उस दोष के लिए। तो ये भी देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति में क्या दोष है, तो उसको कच्चा खाना है कि पक्का खाना है, कैसा खाना है। और एक चीज और पूछना था, स्प्राउट्स भी जैसे बोलते हैं कि अभी जैसे सात्विक में जाना, पहले तो रॉ फॉर्म में खा लेते थे जैसे अंकुरन होता था, तो क्या उसको हमेशा स्टीम करके ही खाना ज्यादा अच्छा है, या कभी कभार फॉर अ चेंज हम सैलेड के साथ फॉर्म में उसको रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं? देखिए स्प्राउटेड आप कैसे भी ले सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी तरह धुल के उसको स्प्राउट किए हैं और उसको बाद में भी फिर आप अच्छे से नमक पानी से धुलिए तो आप रॉ भी ले सकते हैं। अदरवाइज उसको स्टीम करके जाइए। लेकिन जहां तक पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं यह मानती हूँ कि वो अहिंसक प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन आ गया। स्प्राउट होना मतलब उसमें एक जीवन आ गया है, तो मैं उसे अवॉइड करती हूँ। मुझे ये लगता है कि उनसे जो चीजें मिलती हैं वो हमको और भी दूसरी चीजों से मिल सकती है। तो उसको जैसे अपन सिर्फ गलाकर ले सकते हैं ना, मतलब अंकुरण ना करके, जैसे अपन गला के हल्का सा थोड़ी देर के लिए अपन रखते थे 6 घंटे के लिए, तो वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है और फिर उसको स्टीम करके फिर अपन ले सकते हैं ना? क्योंकि जो अपन स्प्राउट करते हैं वो तो लगभग 24 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं चूंकि ऐसा मानती हूँ, अगर हम उसको थोड़े दिन और छोड़ दें तो उसके वो जो जर्मिनेशंस होते हैं वो बड़े होते जाते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जहां पर भी मूवमेंट है वहां पर जीवन है। और फिर दूसरा ऑप्शन मेरा ये रहता है कि क्या मेरा उसके बिना चल सकता है। अब यदि कभी ऐसी सपोज कंडीशन आ जाए कि कोई मुझे बोले या तो स्प्राउटेड ले लो या एग ले लो, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूरी है, तब 100% मैं भी स्प्राउटेड को ही प्रेफर करूंगी कंपैरेटिव एग लेने। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उसके बिना भी उसके जो न्यूट्रिशंस है वो मुझे कोई और चीजों में मैं तलाशूं तो मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं नहीं लेना पसंद करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ उसे। और एक लास्ट है दीदी कि जैसे तुलसी वगैरह, मैंने सिर्फ वो पढ़ा है और कहीं कहीं जगह पे सुना भी कि तुलसी वगैरह को बोलते हैं कि नीम की पत्ती जो सूखी ताजी जो रहती है उसको आप चबा सकते हो, बट कई बार ये भी रहता है कि उनमें दूसरी चीजें भी रहती है जो हमारे कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है बॉडी को। तो क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए तुलसी को तो इसलिए दांत से नहीं चबाया जाता क्योंकि तुलसी में एक तरह का एसिड होता है और वो जो हमारे एनामल होता है टीथ के ऊपर, एक वाइट कोटिंग होती है दांतों के ऊपर, उसको डैमेज करता है। तो इसीलिए उसको दांत से चबाने के लिए अवॉइड करते हैं, है ना। उसको या तो जैसे एक बोलते हैं कि चटनी जैसे फॉर्म में आप थोड़ा सा पीस लो और फिर डायरेक्ट खा लो, या दूध में चाय में ऐसे कुछ डाल के खा लो, तो इसीलिए अवॉइड करते हैं। और जो जहां तक मीठी नीम का सवाल है, तो मीठी नीम में सबसे अधिक गोल्ड मिनरल रहता है। वो गोल्ड मिनरल हमें मीठी नीम से जितना मिलता है उतना और किसी चीज से नहीं मिलता है। और उसका सबसे अच्छा इफेक्ट आता है कि जब आप उसको छोकते हैं, या मान लीजिए उसको आप कोई चटनी बना रहे हैं तो उसमें थोड़े से उसके लीफ धुल के डाल दीजिए,
तो वो एक जो वो कंजम्पशंस माने जाते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं कि आप अगर इस तरह से उसको लेते हैं तो वो एक बेस्ट तरीका है। क्योंकि अगर हम पत्ती मुंह में डाल के चबाएं तो वो टेस्ट के हिसाब से भी हमें कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो अगर आप उसको इस तरह से यूज करेंगे तो वो एक उसका बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू दीदी। चलिए तो हम मिलते हैं। अ, दीदी मेरा आप एक और क्वेश्चन है। पूछें। जैसे आपने स्प्राउट्स के लिए कहा है कि अहिंसक नहीं लगते क्योंकि वो बढ़ते हैं, तो सारे फल सब्जियां जो भी चीजें हम खाते हैं वो सारे ही तो बढ़ते हैं। अ, कौन सी सब्जी? लौकी के आप बीज लगाएंगे तो बढ़ेंगी, लौकी नहीं लगा देंगे तो नहीं बढ़ेगी। नहीं मतलब जैसे बड़े होते हैं। बीज बड़े होते हैं, सब्जियां नहीं नहीं, बड़ी होती। सब्जियां इट सेल्फ जैसे छोटी से बड़ी होती हैं। तो वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है, अच्छा। उसमें फिर और नहीं है कि उससे नया जीवन बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप जो एक पूरी लौकी होती है जो तोड़ने लायक हो गई है, हाँ जी। उसको आप जमीन में लगा दीजिए तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ वो वो नहीं सड़ लगेगी, जाएगी। हाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, उसके बीज आप निकालेंगे, सुखाएंगे, फिर इसलिए उसको जैनिज्म रखेंगे, में तब लगेगी। हाँ जी, थैंक यू दीदी। है ना? अगर पूरी लौकी ऐसे ही डाल देंगे इसीलिए तो उसके जैनिज्म बीज में हाँ नहीं, वो सड़ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। गल जाते हैं, सड़ छोटे हाँ। जाते छोटे 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 सब्जियां लेनी नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं ना जैनिज्म में कि हैं। हम्म। हाँ, पूरे पके हुए मतलब जो लेने परिपक्व है चाहिए, ऐसा फल हम हो कह या सकते हैं। हमारे घर में तो पहले परिपक्व है वो। बड़ी ही लौकी लेते थे जिसमें बीज हो जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेबी कॉर्न कभी नहीं खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, हम्म। लेकिन आप देखिए बेबी कॉर्न हम नहीं खाते हैं। दीदी पहले कल्चर ही नहीं था, पहले कोई भी इस तरह की चीजें नहीं खाता था। हमारे घर में छोटी घिया वगैरह कभी आई नहीं, बड़ी ही आती थी हमेशा, जिसमें तो पानी भी नहीं डालना पड़ता था, अपना ही रस अभी भी होता था तो उसका। हम वही हैं। हाँ जी। हम फिर से अपने आप को चेंज कर लें, हम तो वही है ना जो पहले हाँ थे। लेकिन मार्केट में उस तरह की चीजें कम मिलती हैं अब। कि आप सही बोल रहे हैं कि कुछ चीजों में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन जैसे लौकी, कद्दू, ये सब तो एक सफिशिएंट मैच्योर मिल जाते हैं मार्केट में। पहले जैसे सीताफल है बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत जैसे 10-15 किलो के, उसमें से कटवा के लाते थे। और अब मार्केट में वो छोटे छोटे 1-1.5 किलो वाले मिलते हैं, तो हमें वही लेना पड़ता है। अब कटे हुए लेते भी नहीं नहीं है, नहीं, नुकसान देते सीताफल तो हैं। छोटे ही होते हैं, सीताफल कहाँ इतना बड़ा होता है। 1-1.5 किलो का लाते हैं अब हम, पहले होते थे ना, 10-15। काशी फल होगा, कद्दू को बोल रहे होंगे, काशी फल, सीताफल, सीताफल। सीताफल। सीताफल तो वो छोटा होता है जिसमें बहुत ऐसे नहीं वेव नहीं नहीं लाइक नहीं, स्ट्रक्चर, वो काशी फल, सीताफल आप होता इसको काशी फल बोलते होंगे, हम उसको सीताफल नहीं ही निधि, बोलते हैं। कद्दू को सीताफल बोलते हैं यूपी में। हाँ है। ठीक अच्छा है, अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो ये पहले सही बोल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े होते थे, उसमें से हम कटवा के लाते थे, क्योंकि लेकिन पहले ये वो ना, कंटेमिनेशन वगैरह का इतना नहीं था। और अब इतने बड़े बड़े होते भी नहीं है, और हम कटा हुआ लेते भी नहीं है, तो देखिए एक डेढ़ ये किलो का इसमें ना, मिलता है वही इसके लेते लिए हैं। रिस्पॉन्स है, एक तो हाइब्रिड चीजें होना। बहुत सी चीजों को हमने हाइब्रिड फॉर्म में बना लिया है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो समय के साथ साथ जिनकी साइज छोटी होती जा रही है। हाँ जैसे इवन तरबूज छोटे मनुष्यों छोटे की आने भी, लगे। मनुष्यों की भी। हम बोलते हैं ना कि भगवान इतने धनुष लंबे थे, है ना, या रामचंद्र जी इतने ऊंचे थे, या कृष्ण इतने ऊंचे थे, तो लंबाई भी तो कम होती जा रही है ना, अब देखिए। और उसमें वो टेस्ट भी नहीं है, कद्दू कह रहे हैं आप, तो जो पहले जितना उसमें टेस्ट होता था, अब वो लेने का मन भी नहीं करता, उसमें टेस्ट भी नहीं है। बस तो जिसकी कैपेसिटी है एक फार्म हाउस खरीदें, ऑर्गेनिक अपना सारा कुछ लगाएं, बहुत खुद भी मुश्किल है, उसको कंज्यूम करें, दूसरों बहुत को भी मुश्किल है। दें कंज्यूम करने, है ना। ऑप्शन वही बचता है हमारे पहले तो घर पास। में गाय भी रहती थी दादी के टाइम में, अब तो मनाही हो गई ना, भिजवा दी थी सारी गायें, गवर्नमेंट ने हटा दी थी। हमारी गाय को सुबह ग्वाला लेकर जाता था गौशाला में, और शाम को वापस लेकर आता था, पूरा दिन घर में नहीं होती थी, बिल्कुल प्रॉपर केयर थी उसकी। तो अब तो घरों में से हटा दी थी ना गवर्नमेंट ने ही, दिल्ली में से, तो हम्म। अब तो कोई अब रखता ही इंसानों नहीं के लिए जगह कम पड़ रही है तो जानवरों को है। कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन ठीक है, हम ये जितना दीदी, मैक्सिमम थैंक यू कर सकते हैं जी। उतना तो हम करें। जो मजबूरी है वो ठीक है, समय परिस्थिति के हिसाब से, है ना?
चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं, है ना? तो आज हम यहाँ इस सेशन को